व्रत वाली प्रश्नमाला में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि एक व्रत में दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत के केंद्र से होके जाता है। तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार से हल करेंगे। ये मान लेते हैं कि ये एक व्रत है और इसमें दो जीवा हैं, जीवा AB एंड जीवा CD। इनके मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। ये व्रत का केंद्र O है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं। माना व्रत की जीवा AB व CD के मध्य बिंदु M तथा N हैं और इन्हें केंद्र O से मिलाया गया, केंद्र O से मिलाया जाता है। तो इनको केंद्र से मिला दिया हमने। अब ये तो आपने मान लिया कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र से होके जा रहा है, लेकिन यदि दोनों जीवा समांतर सिद्ध हो जाएं तो दिया हुआ क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। यानी जो सिद्ध करना था वो तो हमने मान लिया दिया हुआ, और जो दिया हुआ है वो हम सिद्ध कर देंगे तो क्वेश्चन आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा आपको। दिए हुए को आप सिद्ध करना और जो सिद्ध करना है उसको हमने मान लिया। तो यहां पर एक प्रमेय आपने पढ़ी थी, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। ये प्रमेय थी आपकी। प्रमेय देखिए 12.4 के आसपास होगी। इसलिए अपने पास कोण AMO बराबर कोण CNO प्रत्येक 90 डिग्री के होंगे, और इन दोनों कोणों का योग करें AMO प्लस कोण CNO बराबर 90 + 90 यानी 180 डिग्री। जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो अपने पास ये दोनों रेखा समांतर होंगी। AB समांतर CD, यही अपन को सिद्ध करना था। अर्थात हमने ये सिद्ध कर दिया कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जब केंद्र से जाता है तो दोनों जीवा समांतर होते हैं। तो इसका उल्टा अर्थ भी यही हुआ कि जब दोनों जीवा समांतर होंगे तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र से होके ही गुजरता है।
तो आप इस प्रश्न को उल्टे तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, वह वृत्त के चाप व अंतरित कोण, अंतरित कोण। तो पहले आप इसको समझिए, फिर इसके ऊपर आधारित एक प्रमेय अपन बताएंगे। वृत्त के ऊपर चाप यदि अपन 2 बिंदु लें तो यहाँ से यहाँ तक की जो वक्र दूरी या वक्र आकृति है इसे ही चाप कहते हैं। चाप वृत्त को 2 भागों में विभाजित करेगा, एक दीर्घ चाप, ये लघु चाप, एक छोटा चाप होगा, एक बड़ा चाप। अब इस चाप का, इस लघु चाप का शेष भाग बड़े चाप के ऊपर होगा। ये जो बड़ा चाप आपको दिखाई दे रहा है ये इसका शेष भाग है, अर्थात जो बड़ा चाप है इसका शेष भाग होगा लघु चाप के अंदर। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। इस चाप के द्वारा शेष भाग में अपन कोई भी कोण बनाएं तो ये शेष भाग का कोण कहलाता है। ये भी शेष भाग का कोण है, इसी चाप का शेष भाग का कोण। और ये अपन जानते हैं कि ये दोनों कोण एक ही चाप के हैं, और यदि इन चापों के बिंदुओं को सीधी रेखा से मिला दें तो ये कहलाता है वृत्तखंड। यानी चाप के द्वारा और जीवा के द्वारा वृत्तखंड बन जाता है। और वृत्तखंड भी अपने पास 2 ही होंगे, लघु एंड दीर्घ। लघु वृत्तखंड का जो कोण बनेगा वो दीर्घ में बनेगा, और दीर्घ का जो बनता है वो हमेशा लघु वृत्तखंड में बनता है। तो इन दोनों बातों का विशेष आप ध्यान रखें। अब इसके बाद में इस पर आधार प्रमेय 12.8 यदि परीक्षा में आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, और इसका कथन इस प्रकार से होगा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। दोबारा से सुनिए, सिद्ध कीजिए किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो प्रमेय के अंदर 4 पॉइंट दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति आपको लिखनी है। ये हमने मान लिया कि एक वृत्त है और इस वृत्त में चाप AB के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण ये है, और इसी चाप के द्वारा इसका जो शेष भाग है ये बिंदु C पर कोण बना हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिया हुआ वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB तथा शेष भाग का कोण, शेष भाग का कोण, शेष भाग का कोण है ACB है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये केंद्र वाला कोण शेष भाग वाले कोण का दुगना होता है, अर्थात कोण AOB बराबर 2 कोण ACB अथवा कोण ACB बराबर हाफ कोण AOB। तो आपको ये सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, अथवा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण ACB शेष भाग वाला कोण ज्ञात करना हो
तो केंद्र वाले को हाफ से गुणा करें, और केंद्र वाला ज्ञात करना हो तो शेष भाग वाले कोण को 2 से गुणा करें। इसके लिए रचना आपको याद रखनी पड़ेगी। सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाया, तो यहाँ पर अपन इसको केंद्र से मिलाते हुए एम तक बढ़ा दें तथा कोणों का नामांकन चित्रानुसार तो यहाँ पर मैं कुछ कोण लिख देता हूँ। ये कोण नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये 4, 5 और 6, ये कोणों का नामांकन कर लिया अपनी सुविधा अनुसार। अब उत्पत्ति में देखिए, सबसे पहले त्रिभुज AOC में AO बराबर OC एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं समान होंगी, और जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हों तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। लेकिन बहिष्कोण प्रमेय, ये आपने कक्षा 9 में एक बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण बनता है वो उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है AOC, इसका ये बहिष्कोण है, एक भुजा आगे बढ़ा दी, बाहर की तरफ 6 नंबर का कोण बन रहा है। तो इसके शेष अंतराभिमुख कोण 1 और 2 के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण प्रमेय है। इसलिए अपन बहिष्कोण प्रमेय से ये लिख सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, 1 नंबर और 2 नंबर। लेकिन कोण 6 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1, ये समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हो। समीकरण 1 से 2 का मान रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि मुझे ये तो सिद्ध करना है, इसे तो रखना है, इसे विलुप्त करना है। तो अपने पास ये कितना आएगा? कोण 6 बराबर कोण 1 और कोण 1 कितने हुए? कोण 2। कोण 2 नहीं होगा। कोण 2 का अर्थ ये होता है, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। कोण 1 प्लस कोण 1, 1 अनार बराबर कितना हुआ? 2 अनार, यानी 2 कोण 1 ऐसे जुड़ेंगे। तो 2 कोण 1, ये समीकरण नंबर अपना हो गया 2। इसी प्रकार देखिए, एक त्रिभुज और बन रहा है आपका। ये त्रिभुज है BOC, और BOC में भी आपके पास क्या आएगा? BO बराबर OC। और जब ये दोनों बराबर हैं तो कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि एक ही त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसमें भी बहिष्कोण प्रमेय, और जब बहिष्कोण प्रमेय अपन लगाते हैं तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण नंबर 5 है, और ये 5 इसके अंतराभिमुख कोण 3 और 4 के योग के बराबर होगा।
तो कौन फाइव बराबर, अब समीकरण 3 से मान रख दो, 3 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 3 रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 4 को विलुप्त करूँगा क्योंकि 3 तो मुझे सिद्ध करना है सही बिंदु का कौन है, इसलिए 3 को रख लिया और कौन 4 के स्थान पे 3 रख दिया समीकरण 3 से। तो अपने पास कौन 5 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, कौन नंबर 3 का मान 2 हो गया ना, एक रेख 2 हो गए। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, अब इनको जोड़ा क्यों भाई, इनको इसलिए जोड़ा कि हमें ये सिद्ध करना था कौन AOB, और AOB में 5 व 6 नंबर आ रहा है, और 6 व 5 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 और 4 का योग होगा। तो बाएं पक्षों में बाएं पक्ष को जोड़ना पड़ेगा, इसका बायां पक्ष है 6 नंबर, इसका बायां पक्ष है 5 नंबर कौन बराबर। अब दाएं पक्ष भी जोड़ो, इसका दायां पक्ष है 2 कोण 1 प्लस इसका दायां है 2 कोण 3। ओके, कोण नंबर 6 और 5 इन दोनों को जोड़ दें तो आकृति में देखो कौन सा कोण बनेगा, जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दिया तो यही तो कोण बनेगा। इसको अपन लिख सकते हैं दोनों के योग को AOB। इधर देखिए, यहां दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कोण 3। ओके, कोण AOB बराबर 2 कोण, अब देखिए 1 और 3 को जोड़ें तो कौन सा कोण बन रहा है आकृति में, उसका नाम लिखना पड़ेगा ACB, और यही अपन को सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया, यानी बहुत सिंपल प्रमेय है, और ये 2020 के अंदर बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी है। तो एक आसान प्रमेय, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम 2021 में नहीं आएगी, ये प्रमेय नहीं आएगी तो इस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको प्रमेय याद हो। जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो प्रमेय तो लगानी ही पड़ेगी कि भाई केंद्र पे कौन सा कोण है, शेष भाग का कौन सा कोण है। यदि आपको केंद्र वाला कोण ज्ञात करना है तो आप ये सूत्र लगाएंगे, यानी केंद्र के कोण बराबर शेष भाग वाले कोण को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी नाम हो। और शेष भाग वाला कोण यदि अपन को ज्ञात करना पड़ जाए, प्रमेय तो यही लगेगी, लेकिन उसके लिए सूत्र ये होगा AOB। शेष भाग वाले के लिए ये सूत्र लगाएंगे, केंद्र वाले कोण के लिए आप ये सूत्र लगाएंगे 2 कोण ACB। यदि किसी क्वेश्चन में आपके पास इस तरह की आकृति हो, यानी चाप के द्वारा केंद्र पे कोण बनता हो और उसी चाप द्वारा शेष भाग में कोण बनता हो, तो हमें इस प्रमेय का प्रयोग करके और फिर क्वेश्चन हल करना है। ओके, अब इसके बाद में अगली थ्योरम्स है इसी का उपप्रमेय, और कई बार परीक्षा में ये पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है 2021 में आपको इसका उपप्रमेय पूछ लिया जाए। उपप्रमेय का कथन है, सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये इसका उपप्रमेय है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये प्रमेय सिद्ध करनी है। इसके लिए वही आपको 4 बिंदु, लेकिन पहले अर्धवृत्त समझिए। अर्धवृत्त का अर्थ होता है व्यास, व्यास के ऊपर अथवा नीचे, दोनों में से एक साइड की जो आकृति बनेगी वो अर्धवृत्त कहलाता है।
और अर्धवृत्त का कोण का अर्थ होता है कि व्यास के द्वारा परिधि पे जो कोण बने, व्यास के द्वारा जो परिधि पे कोण बनता है वो अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। तो इस व्यास AB के द्वारा, वृत्त के व्यास AB के द्वारा एक कोण परिधि पर बना हुआ है ACB। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ACB 90 डिग्री का होगा। ओके, और व्यास से कहीं भी वृत्त में कोण बन जाए व्यास के द्वारा किसी भी वृत्त में, लेकिन परिधि पर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। उसके लिए आप ये प्रमेय काम में लेंगे। अब दिया हुआ अपन लिख लेते हैं, अर्धवृत्त का कोण ACB है और हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री यानी समकोण। इसके लिए रचना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे उत्पत्ति पर चलते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, तो व्यास के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है वो तो सभी को मालूम है, 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें पहले एक प्रमेय लगाएंगे। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय अभी पढ़ी थी अपन ने। इसलिए कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB, और ये जो AOB कोण है ये व्यास के द्वारा केंद्र पे बना है, और व्यास एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा के द्वारा जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसलिए कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB का मान 180, क्योंकि व्यास द्वारा केंद्र पर कोण 180 डिग्री होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपकी याद नहीं रहती, और प्रमेय टाइप के क्वेश्चन या प्रमेय वाली प्रश्नमाला आपके लिए थोड़ी कठिन हो जाती है। तो आप इन्हें याद रखें। देखिए बिल्कुल आसान उत्तर आपके पास आ गया 90 डिग्री, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो अब अपने पास 2 फॉर्मूले हुए हैं। किसी भी वृत्त में चाप के द्वारा केंद्र पर और उसी चाप द्वारा शेष भाग में कोण बनता है, तो आप प्रमेय का प्रयोग करके केंद्र वाला कोण अथवा शेष भाग वाला कोण निकाल सकते हैं। केंद्र वाला निकालोगे तो शेष भाग वाले को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और शेष भाग वाला निकालोगे तो केंद्र वाले को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, दूसरे प्रमेय अपनी यानी दूसरा सूत्र ये है कि वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पे कोण बने तो वो 90 डिग्री का होता है, यानी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ओके, अब इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करते हुए अपन आगे क्वेश्चन हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1, ये एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में कोण DAC मीन्स ये वाला कोण 40 DCA, तो अपन को ये वाला तो ज्ञात करना है, और ये वाला कोण अपन को दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए देखिए एक सूत्र और याद रखना पड़ेगा आपको। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, उसी के साथ आप लिख लो कि
एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ये भी आपको एक सूत्र के रूप में काम लेना है। एक ही वृत्तखंड का अर्थ हो गया कि एक ही चाप के द्वारा शेष भाग में अलग अलग बिंदुओं पर कोण बने तो वो बराबर ही होंगे, जैसा कि अभी पूर्व में एक चित्र में आपको बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ए बी व्यास है, इसमें व्यास है, इसलिए कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, और ये अपन को पता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इस त्रिभुज में एक कोण आपको मालूम हो गया 90, एक कोण आपको दे रखा है 40, तो दूसरा कोण, तीसरा कोण अपन निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज एडीबी, एडीबी में कोण डीएबी प्लस कोण एडीबी प्लस कोण एबीडी बराबर 180 डिग्री। तो इसका मान अपन को मालूम है, इसका मान कितना है 40 डिग्री, इसका मान अपन ने निकाल लिया 90, इसका मान हो गया एबीडी। तो एबीडी का मान 180 में से इन कोणों को घटा देंगे, कोण एबीडी बराबर 180 माइनस 90 प्लस 40, यानी अपने पास कितना आ गया 50 डिग्री। इस कोण का मान अपने पास एबीडी का 50 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब आप लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इस प्रमेय के अनुसार देखिए यहाँ पर एडी एक जीवा है, यानी एक वृत्तखंड बन रहा है आपका एडी, और एडी के द्वारा शेष भाग में आपका ये एबीडी बन रहा है, और इसी के द्वारा शेष भाग में आपका ये बन रहा है एसीडी। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप कोण एसीडी बराबर ये लिख सकते हो कोण एबीडी, और एबीडी का मान अपन को दिया हुआ है, इसलिए कोण एसीडी, एसीडी बराबर 50 डिग्री आपका उत्तर होगा। इस तरह से अपन प्रमेय का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। ओके।